दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। कल हमने मुल्क के सबसे बड़े मीडिया हाउस होने के दावेदार जंग ग्रुप की बात की थी। हमने उन कलम मजदूरों का मुकदमा पेश किया था जो कई माह से यहाँ बेगार कर रहे हैं। वो कलम मजदूर जो अपने फाकों की कीमत पर इस इदारे की इशराफिया को पाल रहे हैं। इस पर कुछ दोस्तों ने शिकायत करते हुए कहा है कि इदारों में ऐसा वक्त आता ही रहता है। जंग ग्रुप ने कभी किसी के पैसे नहीं दबाए। ये इदारा आज़ादी सहाफ़त का सबसे बड़ा अलमबरदार है। दिलचस्प बात यह है कि मुझसे इस बात पर खफा होने वालों में एक यूनियन लीडर भी हैं जिनका काम ही कलम मजदूरों के हकूक़ के लिए खड़े होना और सदाए एहतजाज बुलंद करना है, जिनकी बुनियादी जिम्मेदारी ही ऐसे लोगों की तबीयत साफ करना है जो कारकुनों का लहू पी रहे हैं। लेकिन इस माफिया की ताकत का अंदाज़ा कीजिए। इन्होंने उन लोगों को भी अपना वकील बना रखा है जिन्हें इनके जालमाना इक़दामात को चैलेंज करना था। मुझे इन साहब से हमदर्दी भी है और इस हद तक इत्तेफाक भी कि अदारों पर अच्छा बुरा वक्त आता रहता है। तनख्वाहें भी तखीर का शिकार हो जाती हैं और कभी कभी माशी बहरानों में गिरे हुए इदारे अपने साथी कारकुनों से भी तवक्को करते हैं कि वो इनका साथ दें। बिल्कुल दुरुस्त बात है, होना भी यही चाहिए। कारकुन और सेठ को एक ही किश्ती पर सवार होकर सफ़र करना चाहिए, धूप छाँव में बराबर शरीक रहना चाहिए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि जब भी इदारा मुनाफे में हो तो सारे का सारा फायदा सेठ समेट कर चला जाए और जब नुकसान की बात हो तो सारी कुर्बानी कारकुन से मांगी जाए। ये सब बातें अपनी जगह, लेकिन क्या कोई मुजाहिद ये बताना पसंद फरमाएगा कि जंग ग्रुप घाटे में गया ही कब था? इसके सरकारी इश्तिहारात कब बंद हुए? अगर ऐसा हुआ भी तो प्राइवेट बिजनेस कितना था और जिनके एजेंडे पर चलते हुए सरकारी इश्तिहारात की बंदिश का सामना किया उनकी तरफ से क्या कुछ अता हुआ? इस पर बात ना भी करें तो सीधी सी बात है, यह इदारा कभी खसारे का शिकार नहीं रहा। लेकिन यहाँ हमेशा तनख्वाहों के बहरान की शिकायत रहती है। यहाँ मसला वसाइल का नहीं बल्कि मसला है तो इन वसाइल की गैर मुनसफाना तकसीम का। मामला है तो सोच का जिससे कारकुन दुश्मनी की बू आती है। मसला है तो सिर्फ इतना कि यहाँ सेठों को एहसास ही नहीं कि जो तबका इनकी आसाइशों का बोझ ढो रहा है इसके अपने हालात क्या हैं। इसकी फैमिली सेठों की याशियों की कीमत किस तरह अपनी भूख और छोटी छोटी ख्वाहिशात कुर्बान करके अदा कर रही है। यह दर्द उस वक्त मजीद बढ़ जाता है जब माशी इस्तेसाल का शिकार खानदानों को यह खबर पहुंचे कि इसी इदारे के एक अहम साहब बहादुर जनाब सरमद अली लंदन यात्रा पर हैं। यही नहीं, इस इदारे के दूसरे बड़े भी ऐसे महंगे मुल्कों में रंगीन जिंदगी के मजे ले रहे हैं। जब यह एहसास कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने वाले गरीब कारकुन के दिल में नश्तर की तरह चुभता है तो जानते हैं क्या गुजरती है? जब आप सेठों की जिंदगी की रंगीनियां खबर बनकर उन मजलूम कलम मजदूरों तक पहुंचती हैं तो उनका दिल क्या सोचता है जिसकी जिंदगी का हर रंग इन सेठों ने छीन लिया है। उस वक्त यह दिल उछलकर हलक से बाहर निकलने को करता है। उस वक्त इन सेठों को गिरेबान से पकड़कर सड़कों पर घसीटने को मन करता है। यहाँ कलम मजदूरों के हालात ये कि वो खुद खुशियों पर मजबूर हैं, जबकि साहब बहादुर सरमद अली मौज मस्ती के लिए लंदन मुकीम हैं। सरमद साहब, आप अपने लिए किसी भी नाम का इंतखाब कीजिए। आप खुद को शकाल कहें या बख्श बनी या फिर लोग आपको गंजा फरिश्ता कहें, मुझे इससे क्या। आपके जाती मिशागल क्या हैं और किस नौइयत के मामलात में आपकी दिलचस्पी है, किस किस्म के शौक हैं और किस किस्म की तबीयत के मालिक हैं, मुझे आपके किसी मामले से गर्ज नहीं। मेरा मसला तो सिर्फ इतना सा है कि मेरा कलम मजदूर भाई आपकी मौज मस्ती की कीमत अपनी फाका कशी से अदा कर रहा है। मुझे आपकी लंदन यात्रा और इसके मकासद से कोई गर्ज नहीं। लेकिन जब आपका इदारा मेरे कलम मजदूर भाई को 3 माह तनख्वाह अदा नहीं करेगा तो मैं कैसे खामोश रह सकता हूं? यह कैसे हो सकता है कि आप तो दुनिया की सैर पर जाएं और एक आम कारकुन कई माह तनख्वाहों से महरूम रहे? जरा बताइए ना कि गुज़श्ता 10 साल के दौरान आपके इदारे ने कितने सरकारी इश्तिहारात कमाए और इनमें से कितने फीसद कलम मजदूरों पर खर्च किया? आप यकीनन जवाब नहीं देंगे और दे भी नहीं सकेंगे। जब आप कारकुनों का लहू पिएंगे और इस्तेसाल करते हुए अंधे हो जाएंगे, कोई रहम नहीं फरमाएंगे, तो फिर बद्दुआएं भी आप तक पहुंचेंगी और वो अजाब भी जो अल्लाह ताला ने मखलूक का हक मारने वाले हर जालिम के लिए मुकर्रर कर रखा है।
कारकुनों के हकूक की इस जंग के साथ साथ उन अखबारात के हकूक की बात भी जारी रहेगी जहां कारकुन इसलिए परेशान है कि बाज एडवर्टाइजिंग एजेंसियां इन्हें इश्तिहारात की अदायगी ही नहीं करती, खासकर वो अखबारात जो शकाल की मजलिस इब्लीस का हिस्सा नहीं। इन अखबारात के साथ तो ये नाम नहाद एडवर्टाइजर्स ऐसा सलूक करते हैं जैसे इन्हें जारी किए जाने वाले इश्तिहारात इनके अपने बाप के माल से जारी हुए हो। इस माल पर अखबारात या कलम मजदूरों का हक नहीं बल्कि उन एडवर्टाइजर्स का है जो अयाशी की जिंदगी बसर करते हैं। अभी कुछ देर पहले मेरे एक दोस्त ने फोन किया कि रूफे सिंडल के बारे में भी बात करें जो अखबारात के करोड़ों रुपए के वाजबात दबाए हुए हैं। मैं देर तक सोचता रहा कि यह रूफा सिंडल कौन है जो शकाल की तरह अपनी ही अलग दुनिया बनाकर वहां सिंडल नाम से बदमाशी कर रहा है। मैं नहीं पहचान पाया। दोबारा अपने उसी मुतासरा दोस्त को फोन किया तो उसने बताया कि रूफे सिंडल की एडवर्टाइजिंग एजेंसी का नाम गोल्डन थॉट्स है। इनसे वाजबात की अदायगी का कहें तो जवाब मिलता है कि सिंडल बादशाह से तो लोग पैसे देकर जान जुड़वाते हैं, आप लोग किस खेत की मूली हैं। बड़ी गल है बादशाह, बड़ी बदमाशी है, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी भी। मेरे मज़कूरा दोस्त ने बताया कि ये साहब सीधे लफ्जों में फरमाते हैं कि अगर आपको पेमेंट लेनी है तो शकाल भैया से फोन करवा दीजिए, हम तो उसी को पैसे देंगे जिसे शकाल बाबा ओके करेंगे। अब ये एक नई कहानी सामने आ रही है। ये शकाल और सिंडल की जोड़ी का नया मामला खुल रहा है जो सरकारी वसाइल को मुसलसल हड़प कर रही है, जबकि डीजीपीआर और पीआईडी वाले खामोश तमाशाई बनकर लूट मार का ये खेल देख रहे हैं। अच्छे दोस्तों, वक्त कम है और बातें ज्यादा। रूफे सिंडल और शकाल के साथ साथ ऐसे दीगर किरदारों के बारे में भी बात करेंगे। जुड़े रहिए ऑन रिकॉर्ड से, जिसने अपने मुआश की कीमत पर कलम मजदूरों की जंग लड़ने का अज़म किया है। इस माफिया के असर और सूख और बदमाशी पर लानते बेचते हुए मुझे अपनी दुआओं में शुमार रखिएगा। अगले व्लॉग तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।